Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. I will discuss about the curve in surveying subject. This video number is 13 in survey subject. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि आप कर्वेचर करेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन कर्वेचर करेक्शन क्या होता है, उसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है और लेबलिंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कर्व। कर्व क्या होता है? कर्व आर द रेगुलर वेंट्स प्रोवाइडेड इन द लाइन्स ऑफ communications like roads, railways and canal etc to varying about gradual change of direction। यदि आपकी जो कैनाल है, रोड है, रेलवेज है, etc में आप जो चेंजेस कर रहे हैं डायरेक्शन में, वो आपका कर्व होता है। यदि आपसे मैं बात करूँ कर्व्स, ये इस तरीके से ये कर्व है, ये वाला, ये इसका टेंजेंट है T1, ये इसका टेंजेंट है T2 और ये इसका ओरिजिन है O। दे इनेबल द व्हीकल्स टू पास फ्रॉम वन पाथ ऑन टू अनदर व्हेन द टू पाथ्स मीट एट ए एंगल। दे आर आल्सो यूज्ड इन द वर्टिकल प्लेन एट ऑल चेंज ऑफ द ग्रेजुएट टू अवॉइड द abrupt change of grade at the appearance। horizontal curve, definition of horizontal curve: curves provided in the horizontal plane to have to gradual change in direction are known as horizontal curve। आप ये कह सकते हैं change of direction is gradually in horizontal planes is called the horizontal curves। next point of vertical curves: curves provided in the vertical plane to obtain the gradual change in grade are called as vertical curve। यदि आपका वर्टिकल प्लेन के अंदर ऑप्टेन ग्रेजुएट चेंजिंग हो रहा है ग्रेड्स, दिस कॉल्ड अ वर्टिकल कर्व। देखिए दिस जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये हॉरिजॉन्टल कर्व है। क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर है। ये भी आपके इधर से यहाँ मूवमेंट कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल कर्व होगा। बट यदि मैं बात करूँ वर्टिकल कर्व, आपको जो अलाइनमेंट, रोड का अलाइनमेंट या रेलवे ट्रैक का, या फिर आप ये कह सकते हैं कैनाल का जो अलाइनमेंट होता है सीधा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के अंदर, ये ऊपर नीचे इस तरीके से जो वर्टिकल डायरेक्शन में चेंजेस होता है, वेरिएशन होता है, वो आपका एक वर्टिकल कर्व होगा। यदि आप बात करें इस जगह पर ये वर्टिकल कर्व है, यहाँ पर ये ऊंचा नीचा ये वर्टिकल कर्व है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ नीड ऑफ द प्रोवाइडिंग कर्व, क्या नीड है प्रोवाइडिंग कर्व के? कर्व्स आर नीड ऑन हाईवेज, रेलवेज एंड कैनाल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेजुअल चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। दे आर प्रोवाइडेड फॉर फॉलोइंग रीजन। जो कर्व है उसकी नीड होती है हाईवेज एंड रेलवेज या कैनाल ब्रिजिंग अबाउट ग्रेजुअल के डायरेक्शन के मोशन के अंदर। दिस जो इसका रीजंस होते हैं, फर्स्ट टू वेयरिंग अबाउट द ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए डायरेक्शन के चेंज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अबाउट द ग्रेजुअल चेंज इन द ग्रेड ऑफ या गुड विजिबिलिटी, या अच्छी तरीके से विजिबिलिटी यानी कि सीन करने के लिए कि आपका जो व्हीकल्स है ऐसे बिफोर आगे वाला या फिर बिहाइंड वाला, उसकी विजिबिलिटी आप आराम से देख सके, इस वजह से आप ये कर्व प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यदि ऊंचा नीचा है, लेवल अप डाउन में चल रहा है, तो ये इस तरीके से इसलिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें आप नीड ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व, और थर्ड नंबर की यदि मैं पार्ट करूँ, अलर्ट द ड्राइवर सो दैट ही मे नॉट fall asleep।
जो ड्राइवर है मे नॉट बी फॉल स्लिप, वो स्लिपिंग कंडीशन के अंदर नहीं हो सकता। टू लेआउट कैनाल अलाइनमेंट, आपको जो कैनाल अलाइनमेंट है उसका लेआउट के लिए भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट, टू कंट्रोल एरिएशन ऑफ कैनाल बैंक्स बाय द थ्रस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्लो वाटर इन द कैनाल, कैनाल के अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको एम्बैंकमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर कर्व, कि जो आपका कर्व होता है, सर्कुलर कर्व है, उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपका कर्व ऑफ सर्कुलर कर्व के जो क्लासिफिकेशन है वो कितने होते हैं। तो आप ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्कुलर कर्व्स आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट सिंपल कर्व, सेकंड कंपाउंड कर्व, थर्ड रिवर्स कर्व। फर्स्ट सिंपल कर्व, सेकंड कंपाउंड कर्व और थर्ड रिवर्स कर्व। यदि आप डिस्कस करें फर्स्ट पॉइंट सिंपल कर्व, ये आपको जो कर्व दिखाया गया है इस तरीके से ये सिंपल कर्व है। ए सिंपल कर्व कंसिस्ट ऑफ एन सिंगल आर्स ऑफ सर्कुलर connecting two straight. It has radius of the same magnitude throughout. जो सेम मैग्नीट्यूड है सिंपल कर्व का वो आपको शो करते हैं, जो टेंजेंट आपके मिले होते हैं वो सब। नेक्स्ट, यदि बात करें कंपाउंड कर्व, A compound curve consists of two or more simple curves having different radius, bending in the same direction and laying on the same side of the common tangent. Their centers line on the same side of the curve. ए कंपाउंड कर्व कंसिस्ट ऑफ द टू या मोर सिंपल कर्व। यदि आप ये कहें कंपाउंड कर्व क्या होता है, दो या दो से अधिक, टू या और मोर जो सिंपल कर्व है वो डिफरेंट रेडियस जिनकी हो एंड यदि उन्हें कंबाइंड करके वे की डायरेक्शन में जोड़ा जाता है, सेम डायरेक्शन के अंदर लिंक की जाती है, तो वो सेम साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट देयर सेंटर लाइन्स ऑन द सेम साइड ऑफ द कर्व डिवाइड करता है और वो आपका कंपाउंड कर्व होता है। जैसा आपको दिखाया कि इसका जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये कॉमन कर्व है जिसकी रेडियस R1 है। ये दूसरा जो कर्व है ये इसका ये वाला है जिसकी रेडियस R2 है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि मैं बात करूँ रिवर्स कर्व, ए रिवर्स कर्व इज मेड ऑफ टू आर्क्स हैविंग इक्वल और डिफरेंट रेडियस bending or in opposite direction with the common tangent at their junction. अब ये कह सकते हैं टू कर्व्स जो आपके कनेक्टिंग होते हैं व्हाट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिनकी रेडियस डिफरेंट होती है, तो वो आपका रिवर्स कर्व कहलाता है। इज कॉल्ड एट ए जंक्शन। देयर सेंटर लाइन ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कर्व। रिवर्स कर्व are used when the straight line या straight are the parallel or interest at a very small angle, बहुत ही वेरी स्मॉल एंगल पर ये ऐड होता है। रिवर्स कर्व में दे आर द कॉमनली यूज्ड इन रेलवे साइडिंग एंड समटाइम्स ऑन रेलवे ट्रैक्स एंड रोड्स meant for low speeds. They should be avoided as far as possible on main lines and highways. Their speeds are necessarily highly. Simple curve.
आपको डायरेक्शन दी हुई है, ये सिंपल कर्व है, इसकी आपको ये रेडियस है, ये ओरिजिन है ओ, यहाँ पर आपको जो एंगल बना हुआ है 5/2, ये पूरा आपका एंगल जो 5/5 है, तो इसमें से मिड में से यदि निकाला जाए तो 5/2 होगा। ये आपका टेंसेंट है, ये आपका टेंसेंट ए बी और बी सी, T1 और T2 विडास। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ नेम्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ कर्व, द टू स्ट्रेट लाइन्स AB and BC which are connected by the curve are called the tangents or streets to the curve। स्ट्रेट लाइन्स आपको जो AB आपको डायग्राम में दिखाई गई थी एंड BC है, आप देखेंगे AB यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी AB और एक BC स्ट्रेट लाइन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द टू स्ट्रेट B इज कॉल्ड द इंटरसेक्ट पॉइंट, यानी आप बात करें वर्टेक्स बोलते हैं इसको, जहाँ पर ये कर्व होता है और यहाँ पर ये पॉइंट पर इस जगह पर जो मीट करती है तो आपका वर्टेक्स होता है। व्हेन द कर्व डिफेक्ट टू द स्ट्रेट साइड, सॉरी राइट साइड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कर्व survey, it is termed as the right hand curve, and when to the left it is termed as left handed curve। और यदि राइट हैंड की तरफ है राइट हैंड टाइप हो जाएगा। द लाइन्स AB and BC are tangent to the curve। AB is called of first tangent or the rear tangent। BC is called the second tangent or the forward tangent। The point T1 and T2 at which the curve touches the tangents are called tangent point। The being of curve T1 is called a tangent curve point, and end of the curve T2 is called the curve tangent point। नेक्स्ट यदि आप बात करें टेंजेंट पॉइंटर, ये दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये आपका डायग्राम है, सॉरी देखिए इसके अंदर ये रेडियस है आपको R मेंशन है। यदि आप फर्स्ट टेंजेंट की बात करें तो आपको ये T1 जिस पॉइंट पर मिला है ये T1 रहेगा, ये टेंजेंट 2 रहेगा जहाँ पर T2 लिखा हुआ है जिस पॉइंट पर, इस जगह पर। तो आपकी AB ये लाइन है और ABC है, ये B पॉइंट जहाँ पर आपके जो दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं उसे वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। B पॉइंट पर ये जो एंगल है इसका बीच का जो फाई एंगल होगा, इसको यदि आप आगे बढ़ा देते हैं B डैश, एंड यदि मैं बात करूँ V एंड IF, ये वर्टेक्स पॉइंट से लेकर कर्व के आपके हाईएस्ट पॉइंट के लेकर यहाँ तक, ये वाला आपका R रहेगा रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं द एंगल बिटवीन द लाइन AB एंड BC। एंगल ABC इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन I, जो I पॉइंट पर इंटरसेक्शन एंगल आपका ABC होगा। यदि मैं बात करूँ डायग्राम में देखने के लिए तो देखिए आप, ये जो आपका I है, ये आपका पॉइंट, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा I पर, जवाब ABC जो आपका इस तरीके से था, यहाँ से A था, ये B है और ये C है। तो इस जगह पर हमेशा आप याद करें ये एंगल होता है, जब B मिड वाला पॉइंट होता है यहाँ पर एंगल का कौन माना जाता है? ये वाला, ये I।
ये आपका इंटरसेक्शन आई माना जाता है। द एंगल बाय विच द फॉरवर्ड टेंजेंट डिफेक्ट्स फ्रॉम द देयर टेंजेंट एंगल V dash BC is called the deflection angle phi of the curve। जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल होता है इन द कर्व ऑफ phi। The line joining the two tangent point T1 and T2 is known as the long chord। सॉरी एक मिनट। The distance from the point of intersection to tangent point is called tangent length। आपका B पॉइंट से B1 तक टेंजेंट लेंथ होगी और B पॉइंट से B2 तक आपका इस तरीके से ये कर्व है, यहाँ से इस तरीके से बना है, ये T1 है और ये T2 है। तो B पॉइंट से लेकर T1 तक आपका टेंजेंट 1 और यहाँ से B से B2 तक के लेकर टेंजेंट 2 होगा। द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू टेंजेंट T1 एंड T2 नॉन ऑफ द लॉन्ग कर्व। यदि ये दोनों पॉइंटों को T1 और T2 को जोड़ देते इसे आप क्या कहेंगे, लॉन्ग कर्व कहता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ द आर्च T1 F T2 इज़ कॉल्ड द लेंथ ऑफ द कर्व। यदि आपका इस तरीके से था, ये कर्व था और यहाँ पर इस तरीके से ये बना हुआ था, तो आपका T1 यहाँ से लेकर F इस जगह पर और ये T2, ये पूरी जो लेंथ है वो आपकी लेंथ ऑफ कर्व होगी। क्या होगी, लेंथ ऑफ कर्व। नेक्स्ट द मिड पॉइंट F ऑफ द आर्च T1 F T2 इज़ कॉल्ड समिट ऑफ द अपेक्स ऑफ द कर्व। आपको जो ये पॉइंट होता है वो अपेक्स पॉइंट होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द अपेक्स ऑफ द कर्व VF इज़ कॉल्ड एपेक्सी डिस्टेंस। यदि आप बात करें एपेक्सी डिस्टेंस की, ये वाले आपका ये ए बी पॉइंट है, यहाँ पर ये एफ दिखाया गया है, ठीक है। इसकी ये अपेक्सी डिस्टेंस आपकी कहलाएगी, ये वाले। तो आप ये देख रहे हैं, ये इस कोऑर्डिनेट्स होगा, यहाँ से लेकर ओ से ये वाला होगा, तो ये आपका ये है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, सॉरी, the distance between the apex of the curve and the midpoint of the long chord EF is called worst sine of curve। worst sine of curve क्या होता है, the angle subtend at the center of the curve by the arch T1 F T2 is known as central angle and is equal to the डिफ्लेक्शन एंगल। जो आपका फाई होता है वो आपका डिफ्लेक्शन एंगल होता है। यदि आप कहें ये कर्व है इस तरीके से टेंजेंट, इसका जो ओरिजिन है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ से आप इस तरीके से डाल रहे हैं, तो ये आपका फाई है। क्या है, फाई। अब ये हाफ है इसका, तो ये 5/2 हो जाएगा, तो ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल होता है। क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल होता है। डियर स्टूडेंट, यदि मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, एक सेकेंड, डिफ्लेक्शन एंगल की मैं बात करता हूँ। ये वाला, ये आपका डायग्राम है। इसके अंदर ये कर्व यहाँ से इस जगह से लेकर ये इस तरीके से ये कर्व है। यदि मैं इसके ये पॉइंट और इस पॉइंट को यहाँ पर खींच देता हूँ, ये आगे तक, इस पॉइंट से T1 से आपको इधर खींच देता हूँ, तो ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये ओरिजिन पर, माना ये O बिंदु है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका डिफ्लेक्शन एंगल होगा, ठीक है। आपको इस पर इन दोनों टेंजेंट, आपके ये था टेंजेंट T1 और टेंजेंट T2, इनसे आपने ये लाइन खींची, रेडियस खींची है,
ये रेडियस आर जो आपकी है, जो दोनों मीट करती है जिस पॉइंट पर ओ पर, उन दोनों रेडियसों के बीच का जो एंगल है वो माना कि कितना है, फाई है। कितना है, फाई। और यदि आपने ये इसका लम्स इस तरीके से डाला हुआ है, ये वाला, ये देखिए ये डाला हुआ है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो पूरा फाई था, तो ये कितना होगा, 5/2, 5/2 एंगल इसका होगा। ये वाला इंटरसेक्ट यहाँ पर जो वर्टेक्स था ये भी फाई होगा, ठीक है। जेड्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने सिंपल कर्व पढ़ा, कर्व की टर्मोलॉजी याद की। नेक्स्ट इसमें यदि ये टर्म्स की बात करें कि किसका क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट का क्या होता है फाइंड आउट करने का, लॉन्ग कर्व का क्या होता है, लॉन्ग कर्व आपका ये वाला, इसको याद करने का क्या होता है, इसका ऑर्डिनेट्स ये याद करने का क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रत्येक पॉइंट के लिए। और यदि मैं आपसे बताऊं कि आज जो आपने डिस्कस किया था वो ये था कि जो आपका कर्व, सर्कुलर कर्व होता है वो कितने प्रकार का होता है। आपने देखा सिंपल कर्व, जो एक कर्व होता है सिर्फ इस तरीके से कर्व बना हुआ है, ठीक है, इसमें टेंजेंट बना हो चाहे आप ये बनाएं तो वो आपका सिंपल कर्व होता है। और यदि एक से अधिक या कर्व कनेक्टेड हैं, वो कनेक्टेड है तो वो कंबाइंड कर्व होगा। क्या होगा, कंबाइंड कर्व होगा। और यदि आप कहें कि दो कर्वें या दो से अधिक कर्व हैं जो इस तरीके से कनेक्ट हैं, जिनकी रेडियस डिफरेंट है और जो इनका जो कर्व है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरीके से कनेक्टेड है, तो वो आपका रिवर्स कर्व होते थे। कौन से होते थे, रिवर्स कर्व है। यदि अपोजिट डायरेक्शन में, यदि सेम डायरेक्शन में है और इनकी रेडियस डिफरेंट है तो वो आपका कंपाउंड कर्व होता था। तो ये चीज़ आपने टाइप्स ऑफ कर्व के अंदर देखा, इनके यूजेस आपने देखे, रोड के अंदर, रेलवे ट्रैक के अंदर, कैनाल के अंदर, ठीक है। विजिबिलिटी आपकी जैसे रोड के लिए आपको कंपलसरी होता है, चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, और इसका अलाइनमेंट्स जो चेंजेस वेरिएशन होते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं तो वो वर्टिकल कर्व होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये इस तरीके से जो आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, तो ये आपका सिंपल से जो इसकी टर्मिनोलॉजी है ये सारी, तो इनके फॉर्मूले के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, इसको फाइंड आउट करने का। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सिंपल कर्व और कंपाउंड कर्व के डिफरेंस वन डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टिंग होने का होता है। अपोजिट है तो वो रिवर्स कर्व हो जाता है और सेम है तो कंपाउंड कर्व हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, और आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं